दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HIL जो कि 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी टोलवे कलेक्शन, EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में दोस्तों काम करती है। HIL का मेन फोकस हाईवेज, रोडवेज, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स इन सब पर है दोस्तों। तो हम इस कंपनी की बात करेंगे इस IPO को लेकर, क्योंकि IPO इसका आने वाला है और ग्रे मार्केट में अगर देखें तो इसका प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा चल रहा है दोस्तों। तो इसके ओवरव्यू की बात करेंगे, कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे और बाकी सारी चीजें देखेंगे, फाइनेंशियल्स, KPI वगैरह, ताकि आपको हेल्प मिले कि इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कंपनी का बिजनेस। अब बिजनेस समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप कभी किसी IPO में अप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है, आप उसका मालिकाना हक लेना चाह रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उस बिजनेस के बारे में समझ होनी चाहिए कि आखिर वो कंपनी करती क्या है। तो कंपनी दोस्तों मेनली इनके 3 बिज़नेस हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी का टोल वे कलेक्शन का बिज़नेस है, दूसरा बिज़नेस EPC का है और तीसरा बात करें तो थोड़ा रियल एस्टेट का भी बिज़नेस है। तो हम वन बाय वन इस बिज़नेस को समझते हैं कि आखिर कंपनी क्या करती है और किस तरीके से दोस्तों अर्निंग करती है। तो इनका जो पहला बिज़नेस है दोस्तों टोल वे कलेक्शन का, इसका मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे जो डिफरेंट हाईवे हैं, वहाँ पर अगर देखें तो कंपनी टोल वे कलेक्शन का काम करती है। और दोस्तों ये जो काम है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू मिलता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली ये कंपनी गई और वहां पर अपना टेंडर फाइल किया और मिल गया। बहुत सारी कंपनीज टेंडर फाइल करती हैं और उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटिटिव बिडिंग जब होती है, यानी प्राइस को कम करते करते आखिरकार जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो फिर इस तरीके से दोस्तों ये कंपनी काम करती है। अब अगर देखें तो कंपनी कुछ USP है दोस्तों इस बिजनेस में। ये कंपनी दोस्तों उन गिनी चुनी कंपनी में से है जो ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। खासकर अगर बात करें दोस्तों तो दिल्ली मेरठ जैसे एक्सप्रेस वे पर ये टेक्नोलॉजी दोस्तों ये यूज करती है। HIL के पास दोस्तों टोल कलेक्शन का जो बिजनेस है 11 स्टेट्स और 1 UT तक दोस्तों फैला हुआ है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जैसे RFID टैग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ट्रांजेक्शन को दोस्तों बहुत सीमलेस बनाना इसका काम है दोस्तों। 31 अगस्त 2024 तक HIL ने दोस्तों 24 टोल कलेक्शन के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अभी ये कंपनी 7 टोल प्रोजेक्ट पर दोस्तों ये काम कर रही है। अब बात करते हैं कि दूसरे बिजनेस की जो है की है दोस्तों EPC प्रोजेक्ट यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है, उसमें दोस्तों ये कंपनी कॉन्सेप्ट से लेकर कंप्लीशन तक सारा प्रोजेक्ट दोस्तों हैंडल करती है। 31 अगस्त 2024 तक कंपनी ने 63 EPC प्रोजेक्ट दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं और अभी करेंटली इनके पास 20 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर ये एग्जीक्यूशन पर काम कर रही है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इनके ज्यादातर दोस्तों मध्य प्रदेश में है, जैसे इंदौर, रतलाम और खंडवा, जो कि उज्जैन के पास है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चल रहे हैं दोस्तों। अब तीसरा दोस्तों जो इनका बिजनेस है वो है रियल एस्टेट का। इस सेगमेंट में कंपनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का ओनरशिप, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और सेलिंग भी करती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये वाला जो सेगमेंट है इस कंपनी के बिजनेस का सबसे छोटा सेगमेंट है। वर्कफोर्स की अगर बात करी जाए तो 31 अगस्त 2024 तक कंपनी के पास 398 वर्कफोर्स है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखते हैं कि आखिरकार कंपनी का बिजनेस कैसा है और उससे कैसा पैसा अर्न कर पा रही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों कंपनी की पूरी कुंडली बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपने नोट्स लिए हूँ, आप ये चीज अपने साइड में देख सकते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों पिछले 3 साल के रिजल्ट को कंपेयर करें, तो सबसे पहले अगर एसेट क्वालिटी देखें, एसेट का मतलब ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू आप दोस्तों अर्निंग कर सकते हैं, वो एसेट कहलाता है। तो 31 मार्च 2024 को जो ईयर एंड हुआ था, उसमें कंपनी के पास 203 करोड़ के आसपास के एसेट थे, जो कि अब बढ़कर 231.56 करोड़ के दोस्तों हो चुके हैं। अब अगर टोटल इनकम की बात करी जाए दोस्तों, तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखें 31 मार्च 2024 को जहां इनकम थी इनकी टोटल 576.28, वहीं ये घटकर हो चुकी है 504.48, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों 13% का डिक्रीमेंट है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये हुआ क्यों है और क्या इससे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा है? तो पैट की अगर बात करें, जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, तो पैट की अगर बात करें तो 21.41 करोड़ 2024 में जो प्रॉफिट था दोस्तों आफ्टर टैक्स, वो 25 में बढ़कर 22.40 करोड़ हो गया। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 5% का इंक्रीमेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर इनकम की बात करें दोस्तों तो वहां पर कम हुआ है। एबिटा यानी ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 38.44 करोड़ था 2024 में, ये भी दोस्तों घटकर 31.32 करोड़ के आसपास रह गया है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीमेंट दिखता है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें दोस्तों तो वहां पर लगभग आपको कांस्टेंट ये चीज दिखेगी। लेकिन अगर एक चीज और बात करें बोरोइंग्स की यानी कर्जे की, अब देखिए इनकम कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो क्या कर्जा बढ़ा है या घटा है? अगर वो देखें तो अगर पिछले साल जो कर्जा था दोस्तों वो 69.62 करोड़ का था, जो कि इस साल हो गया है 71.82 करोड़ का। और ऑब्वियसली आप देखें तो कर्जे में करीब 2 करोड़ का इंक्रीमेंट है, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग अगर आप देखें तो 1 करोड़ के आसपास का इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है कि आपका इनकम कम हो रही है, प्रॉफिट पे बढ़ तो रहा है, लेकिन एज कंपेयर उसके फिर अगर देखें तो बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। तो अगर फाइनेंशियल्स देखें तो उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक ठाक फाइनेंशियल्स दोस्तों लग रहे हैं। अब अगर कंपनी की KPIs की बात करी जाए यानी फंडामेंटल वैल्यूज की बात करी जाए, फंडामेंटल पर ये IPO आ रहा है,
तो अगर हम देखें इनकी आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 19% है। आरओसी की बात करें तो लगभग 16.56% है और आरओएनडब्ल्यू 19% के आसपास है। तो दोस्तों ठीक है, रिटर्न, अगर रिटर्न की बात करें तीनों रिटर्न की, तो ठीक रिटर्न है, मतलब ज्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें डेट टू इक्विटी की, तो हालांकि पिछले साल कर्जा जरूर 2 करोड़ बड़ा है, लेकिन फिर भी डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.61 के आसपास आता है। 0.61 दोस्तों मैनेजेबल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। हालांकि जितना ये एक के ऊपर निकलता जाएगा फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, तो फिर भी मैनेजेबल है दोस्तों फिलहाल अगर बात करें तो। एबिटा मार्जिन 6.32% का है, वहीं पैट मार्जिन की बात करें तो 4.44% का है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पैट मार्जिन का मतलब है कि हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे कंपनी 4 रुपए 44 पैसे का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के लिए, क्योंकि अपने प्रॉफिट मार्जिन इनको बढ़ाने पड़ेंगे आगे प्रॉफिटेबल रहने के लिए। अदरवाइज ही अभी इनकम कम हुई है, पर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी दोस्तों असर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली जो इनका बिजनेस है दोस्तों बहुत कॉम्पिटेटिव बिजनेस है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर टोल वे कलेक्शन में देखें तो बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं और फिर ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। फिर अगर आपकी प्राइस ठीक रहती है तब आपको ये दोस्तों प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये हो गई केपीआई के बाद। एक और चीज रह गई, अगर मैं इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो 3.4, और इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी अपना देखें प्रीमियम सेगमेंट पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, इनको प्राइस अगर देखे तो थोड़ा और कम कर सकते थे। जो आईपीओ की प्राइस रेंज है यानी अपर प्राइस जो है उसको थोड़ा कम किया जा सकता था। थोड़ा ऊपर वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं। आपके अगर फाइनेंशियल्स देख रहे हो ठीक है, उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा दोस्तों ये आईपीओ का जो प्राइस है, भले ही ये 70 रुपए का आईपीओ है, आपको देखने को लगेगा कि 70 रुपए अपर प्राइस रेंज है इसकी, तो सस्ता ही लगेगा आपको 70 रुपए। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों वो प्राइस के टर्म्स में देखेंगे, वैल्यूएशन के टर्म्स में देखेंगे, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही नजर आ रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, थोड़ा सा महंगा है अगर बात करें तो। अब अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें दोस्तों इसके बाद, तो आईपीओ की डिटेल्स की मैं बात करूं तो 5 अगस्त 2025 से आईपीओ ओपन होगा। 7 अगस्त 2025 तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। फेस वैल्यू है शेयर की 5 रुपए पर शेयर। अब अगर बात करें इशू प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया 65 से 70 रुपीज पर शेयर का इशू प्राइस है। लॉट साइज 211 शेयर का है। ये मेन बोर्ड का आईपीओ है दोस्तों। अब इसमें है क्या कि पूरा अगर सेल टाइप भी देखें, यानी आईपीओ की अगर बात करें हम, तो टोटल इशू साइज है दोस्तों 130 करोड़ का। हालांकि बहुत बड़ा इशू साइज भी नहीं है, लेकिन इस चीज में अगर एक चीज और आप अगर देखेंगे तो इसमें फ्रेश इशू है 97.52 करोड़ का, यानी 97.52 करोड़ रुपया जो है वो कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। इस आईपीओ से जो पैसा आएगा 97.52 करोड़ ग्रोथ में लगेगा। बाकी अगर देखें 32.48 करोड़, तो भैया इनके इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि अब कंपनी की जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई है, वो इनसे एग्जिट करना चाहते हैं, यानी अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो यार कि अगर आप देखा जाए 130 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से लगभग 32.48 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल ही निकल जा रहा है, तो काफी बड़ा पार्ट है अगर परसेंटेज में देखेंगे, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों इसमें कंपनी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो अगर आप ऑफर को अगर पूरे आईपीओ की डिटेल्स भी देखेंगे तो मुझे उतना अट्रैक्टिव अभी फिलहाल आईपीओ की डिटेल्स भी नहीं लग रही है, इनके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, केपीआईस को देखते हुए। अब अगर कुछ और इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट होगा दोस्तों 8 अगस्त 2025 को। अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 11 तो फिर आपके 11 अगस्त को दोस्तों शेयर क्रेडिट भी हो जाएंगे, और नहीं मिलता है तो 11 अगस्त को आपका पैसा भी दोस्तों रिफंड हो जाएगा। और लिस्टिंग डेट जो है वो 12 अगस्त 2025 है, तो अभी काफी टाइम है, 5 तारीख से आईपीओ आने वाला है। अब बहुत सारे लोगों का दोस्तों एक हॉट सेगमेंट होता है कि भाई जीएमपी बताओ, जीएमपी क्या कह रहा है। तो जीएमपी दोस्तों इस आईपीओ का देखें तो ट्रेंड चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जीएमपी जो होता है दोस्तों उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है, ये सीधा ब्लैक मार्केट टाइप का है। तो जीएमपी देखकर अगर आप अप्लाई करते हो तो यकीन मानो किसी आईपीओ में फिर आप बहुत बुरी तरीके से फंस भी सकते हो। तो सिर्फ जीएमपी ट्रेंड मैटर नहीं करता, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, फाइनेंशियल्स देखो, बिजनेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर जीएमपी दोस्तों सही चल रहा है तब फिर आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि ठीक है, लेकिन सिर्फ जीएमपी की बेसिस पे डिसीजन लेते हो तो वो गलत हो सकता है। हालांकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, अगर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आगे बात करें जीएमपी की, तो आप इसका जीएमपी देख ही सकते हैं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आज 1 अगस्त है, हालांकि भी 4 दिन है आईपीओ को ओपन होने के लिए भी सब्सक्रिप्शन को। तो अगर करंट में आप देखेंगे तो 31 तारीख को जीएमपी 31 था, और आज की डेट में 3 रुपए और जीएमपी बढ़ गया, यानी 34 रुपीज जीएमपी हो गया। तो करंट अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट लिस्टिंग गेन जो यहाँ से दिखा रहा है वो 48.57% है। ऑब्वियसली दोस्तों ठीक लग रहे होंगे आपको, और बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे सिर्फ जीएमपी देखने के बाद। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ जीएमपी को देखकर डिसीजन मत लीजिएगा दोस्तों, बाकी दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों तो ये है एचआईएल का कंप्लीट रिव्यू। फिलहाल अगर वीडियो दोस्तों सही लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी डिटेल आपको इस चैनल पर दोस्तों मिलती रहेंगी।